हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू ठाकरान फिटनेस। दोस्तों, आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही फास्ट हो गई है और बिजी इतनी हो गई है कि हम अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि हम देना ही नहीं चाहते हैं, हम फोकस उस पर करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम उस हर एक चीज़ के ऊपर तो टाइम निकाल सकते हैं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में रहती है, बट हम उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकालते हैं जो हम प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते हैं। तो शायद यही रीज़न है कि हम अपनी जो हेल्थ है उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, ये एक बहाना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट टाइम हम निकाल सकते हैं अगर ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाए कि हमें इस जो अपनी हेल्थ है उसको प्रायोरिटी पर रखना है, तब हम इसके लिए ईजिली हम इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हम बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से हम फास्ट फूड की तरफ भागते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता नहीं, हम मैनेज करते नहीं, अपने जो डेली का फूड इनटेक है उसको मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम जो फास्ट फूड होते हैं ईजिली अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। और उसका भी एक जो ये मेन रीज़न यही है अपने जो हेल्थ है उसका डाउन होने का। हम अपनी जो गाड़ियाँ होती है उनका तो हम जो सर्विसिंग वगैरह जो इंश्योरेंस वो तो हम कभी भूलते नहीं, वो हमें टाइम से याद रहते हैं। 10 रिमाइंडर हमारे पास भी आ जाते हैं कि ये ड्यू है। हम वो भी इंश्योर करते हैं कि जो इनका ऑयलिंग है, जो इनका इंजन का ऑयल है वो अच्छी क्वालिटी का हो, गुड क्वालिटी का हो, ताकि ये अच्छे से फंक्शन करता रहे और ये लंबे टाइम तक चले। बट जब हमारे खुद की बॉडी की बात आती है, जब हमारे हार्ट की बात आती है, तो हम कुछ भी खा पी लेते हैं, उसका जो ऑयल फ्यूल जो गाड़ी में चाहिए होता है वो फ्यूल हमें हमारे हार्ट जो कि एक इंजन है बॉडी का उसको भी चाहिए होता है, और उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं और हम कुछ भी उसमें डालते हैं। हम ये तो देखते हैं कि इंजन में कचरा ना आए, तो इसलिए उसमें जो प्योर क्वालिटी का जो ऑयलिंग वगैरह, जो फ्यूल वगैरह, जो इंजन ऑयल, जो कुछ भी हो उसमें, उसके फिल्टर सब अच्छे से काम करें, तो हम ये इंश्योर कर लेते हैं। बट जो हमारी बॉडी है उसमें हम इतना सब वर्कआउट नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें हम चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है डे बाई डे डाउन होती जा रही है। और आज की मेरी इस वीडियो को मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपके पास लेके आया हूँ, और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर वो पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएंगे, और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को, ग्रैंडफादर मदर, अपने जो भाई बहन हैं उनको ज़रूर दिखाएंगे। और ये आपकी जो वीडियो है आज थोड़ी बड़ी होने वाली है, बट अगर आप ये वीडियो देखते हो तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपकी लाइफ में ये ज़रूर काम आएगी और आप इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे अपने हेल्थ की तरफ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी बॉडी है वो किस तरह से फंक्शन करती है, जो मेन उसका जो फंक्शन है जिससे हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे वो किस तरह से काम करती है। हमें जब कोई हेल्थ इशू होते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि वो किस वजह से हुई है, उसका रीज़न क्या है, एक्चुअल में उसको क्या काम करना चाहिए, जो बॉडी है उसको एक्चुअल में क्या काम करना चाहिए, और हमारी वजह से बॉडी हैम्पर हो जाती है वो काम करने से, और उसकी जगह पर वो डिफंक्शन होने लगती है, उसको अच्छे से फंक्शन नहीं करती है। तो अगर हमें ये पता चले कि एक्चुअल में जो बॉडी है हेल्दी रहने के लिए किस टाइप का फंक्शन करती है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, तो हमें ये समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हमारा जो वो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो जो चेंज हो रहा है उसको हमें बैक टू ट्रैक कैसे लेकर के आना है, ताकि वो दोबारा से हेल्थ की तरफ अप्रोच उनका हो। तो दोस्तों, आपका आज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और ज़्यादा मेडिकल टर्म के अंदर हम घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे, तो मैंने अपनी इस वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, या थोड़ा बहुत पता है, तो उनको भी यही समझ में आएगी, और उनको जो थोड़े
ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज रखते हैं उनको भी ये एक आइडिया ज़रूर देगी उनकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। तो ये जितने भी लोग फिटनेस से जुड़े हुए हैं या अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं उन सब के लिए ये आज यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में ना आए और कहीं पे कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने ट्राई किया है कि लैंग्वेज को बिल्कुल ही इजी रखी जाए इस वीडियो के लिए, नहीं तो एक्चुअली हम लोग बोर हो जाते हैं उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए जो हमें उसमें मेडिकल टर्म जो ज़्यादा यूज होती है और ज़्यादा डिटेलिंग जिसके अंदर होती है, हम उसको जो याद नहीं रह पाती है उससे हम बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी बहुत टर्म यूज की है, बट उतनी ही यूज की है जितनी की रिक्वायरमेंट उनकी है। ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, बट आपको इससे एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि आपको जो आपकी हेल्थ है उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है और आप कहाँ से स्टार्ट करें और ज़्यादा आप क्वालिटी लाइफ कैसे जो इंक्रीज करें, गेन करें। उससे इस वीडियो से आपको इसमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। हम जो हमारा इंजन है, हार्ट है जो, उसके स्ट्रक्चर से मैं आपको स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और एक्सरसाइज से इस स्ट्रक्चर में और इसकी जो फंक्शन है उसमें कैसे एनहेंसमेंट किया जा सकता है ताकि ये अच्छे से फंक्शन करे। हमारा जो हार्ट होता है वो दिन रात बेचारा काम करता रहता है पूरी बॉडी के लिए, उसको खुद की हेल्थ के लिए भी अपने आप ही काम करना पड़ता है। और हम हार्ट की जो हेल्प है, कितनी हेल्प कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट तक मैं आपको ये बता दूंगा कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हार्ट अटैक होते हैं, वो उन सबको कैसे रोका जाए और एक नॉर्मल जो हेल्थ जो लाइफ है, बिना किसी ज़्यादा पेन के, बिना किसी ज़्यादा बड़े वर्कआउट के आप इजीली इसको अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं ये आपको समझाने के लिए एक पेपर पर थोड़े डायग्राम के साथ इसको बताऊंगा और इसको बार बार मैं रिपीट करूंगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। बहुत हमने एक्सरसाइज के बारे में बहुत बात कर ली, बहुत मसल्स के बारे में बात कर ली। आज हम बॉडी के इस पार्ट के बारे में बात करेंगे जो बेचारा चुपचाप दिन रात हमारी पूरी बॉडी की सेवा करता रहता है और इसकी तरफ हम बहुत ही ज़्यादा कम ध्यान देते हैं। तो ये आज की पूरी वीडियो हम इसी को डेडिकेट करते हैं और हम बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि जो हमारा जो हार्ट है उसके जो फंक्शन है, हम हार्ट की हेल्प करेंगे उनको अच्छे से फंक्शन करने के लिए और उनमें कोई रुकावट हम पैदा नहीं करेंगे अपनी तरफ से। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हार्ट किस टाइप का होता है। जब हम बच्चे थे, जब छोटे थे, तो हमारे लिए हार्ट इस टाइप का होता था, वो ऐसे दिखता था। और जब हम थोड़ा बड़े हो गए और बाहर जाने लगे तब हार्ट कुछ इस टाइप का हमें दिखाई देने लगा। और जब हम थोड़ा और बड़ा हुए तो हार्ट की शेप ऐसे हो गई। तो एक्चुअल में हार्ट की शेप ऐसे होती है। तो हार्ट की शेप ऐसे होती है। एक साइड राइट साइड है और ये साइड लेफ्ट साइड है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि किसका राइट, आपका राइट या मेरा राइट। तो जब भी हम कभी ऐसे स्टडी करते हैं बॉडी पार्ट्स की, तो हम उसमें आप ये समझिए कि आपके सामने कोई दूसरा पर्सन आपकी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, तो जो उसका राइट होगा वो ही यहाँ पे राइट होगा।
अगर आपके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ है तो आपका राइट उसका लेफ्ट होगा और आपका लेफ्ट उसका राइट होगा। तो ये आपकी लेफ्ट साइड में है, मीन्स उसका ये राइट पोर्शन है, और ये लेफ्ट साइड है तो मतलब ये हमारा राइट साइड है और उसका लेफ्ट साइड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका राइट मीन्स उसका लेफ्ट और आपका लेफ्ट मीन्स सामने वाले का राइट। तो सबसे पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये अपर चैम्बर और ये लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल। ये राइट साइड है तो राइट एट्रियम होगा। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो हार्ट का 2 चैम्बर्स में से 2 ऊपर के चैम्बर, 2 नीचे के कंपार्टमेंट्स हैं इनके, तो जो नीचे के 2 कंपार्टमेंट हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। और इन दोनों को जो ये डिवाइड करती है, ये जो मसल्स है ये जो डिवाइड करती है इनको, जो पार्टीशन है, इनको हम सेप्टम बोलते हैं। जो इनको सेपरेट करती है तो इसलिए ये सेप्टम हो गया। तो इतना आपको समझ में आया अभी कि जो हार्ट का राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये हार्ट का राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, और ये बीच में सेंटर में इनको जो सेपरेट करता है वो सेप्टम। अपर चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और जो लोअर चैम्बर है उनको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपकी सेप्टम होगी। इसके बाद यहां पे हमने हार्ट को 2 कलर में शो किया है, ब्लू और रेड। इसको अब हम जब भी आगे समझेंगे कि इनका क्या रीजन है, हम इनको इस कलर में क्यों ड्रा करते हैं। हम इनको किसी भी कलर में ड्रा कर सकते हैं, बट समझने के लिए हमने इनको ब्लू और रेड में ड्रा किया है, और मोस्टली ये कलर ही यूज होते हैं। ये हमारा पल्मोनरी आर्टरीज है। इसको हम पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और ये हमारी पल्मोनरी वेन्स हो गई। पहले हम थोड़ा इनके जो पार्ट्स हैं उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि पार्ट्स, क्योंकि बार बार में इनका जो हम जब डिस्कस करेंगे तब इनका नाम आएगा तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा इनको एक बार जो स्टडी कर लेते हैं कि इनके पार्ट्स, जो जरूरी पार्ट्स हैं उनके नाम क्या है। जो जरूरी है हम सिर्फ उनका ही नाम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें ज्यादा काम आने वाले हैं। और इस पार्ट को हम, जो रेड वाला पोर्शन है
ये हम इसको लेफ्ट साइड में जो है ये यहाँ से जो निकल के ऊपर जा रही है और ये पीछे साइड से नीचे आ रही है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। ये जो वाल्व है इसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और इस साइड की वाल्व को हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इनको ट्राइकस्पिड वाल्व और इनको बाइकस्पिड वाल्व हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे 2 है तो बाई और यहां पे 3 है तो ट्राई, इसीलिए हम इनको ट्राई बोलते हैं, इनको बाई बोलते हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम इन्फेरियर वेना कुआ बोलते हैं। और अपर पार्ट को हम सुपीरियर वेना कुआ। तो ये आपका सुपीरियर वेना कुआ हो गया, ये इंफीरियर वेना कुआ और ये ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ये आपका सेप्टम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, पल्मनरी वेन्स, पल्मनरी आर्टरीज और ये आपका आयोटा। ये ही पार्ट्स हम इसी के बारे में हम बात करेंगे आगे, जो टर्म्स यूज होंगी। तो आपको मैं एक बार क्विक इसकी जो समरी है वो बता देता हूं। जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में है तो राइट एट्रियम। नीचे वाले पार्ट्स को वेंट्रिकल, ये राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड में हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके बाद ये तो आपकी आउटलाइन हो गई हार्ट की। यहां पे आपका इंफेरियर वेना कुआ, इंफेरियर मतलब जो नीचे वाला पोर्शन, सुपीरियर मतलब अपर वाला पोर्शन, सुपीरियर वेना कुआ। 2 आर्टरीज होती हैं यहां पे, एक तो पल्मनरी आर्टरीज है आपकी और एक है आपका आयोटा, और यहां पे पल्मनरी वेन्स, पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी वर्ड्स यहां पे इसलिए यूज किया गया है कि ये लंग से रिलेटेड है, वो अभी आपको आगे समझ में आएगा कैसे। तो आपको इतना समझ में आ गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब ब्लड एंटर करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड का मतलब है कि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, बहुत ही कम बोल दीजिए कि उसके अंदर कम होती है, क्योंकि वो ब्लड जो हमारी बॉडी से पार्ट्स में से आया है यूज होने के बाद, तो उसमें ऑक्सीजन कम हो गई है, क्योंकि वो उसने वहां पर एक्सचेंज कर दी है, बॉडी पार्ट्स को, सेल्स को दे दी है, जिस वजह से उसके अंदर अब जो ऑक्सीजन है वो कम हो गई है। तो वो ब्लड जो अपर पार्ट्स है बॉडी का, वो यहां से एंटर करेगा सुपीरियर वेना कुआ से, यहां से वो ब्लड एंटर करेगा।
और यहाँ पे राइट एट्रियम में वो आ जाएगा। और इन्फेरियर वेना कुआ से जो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट है, जो लोअर बॉडी है, वहां से इन्फेरियर वेना कुआ के थ्रू ये राइट एट्रियम में एंटर करता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा जो लोअर बॉडी है वहां से इंफेरियर वेना कुआ के रास्ते राइट एट्रियम में एंटर करता है, और अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कुआ के थ्रू होता हुआ वो राइट एट्रियम में एंटर करता है। यहाँ पे ही सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। यहां पर ब्लड आने के बाद हार्ट अपने आप को यहां से स्क्वीज करता है, जिसकी वजह से यहां पे ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये ओपन हो जाती है, और ओपन होने के बाद ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। और जब ये राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है तो हार्ट अपने को यहां स्क्वीज करता है, जिसकी वजह से ये जो वाल्व है वो क्लोज हो जाती है। ये ऐसे होती है, और जब बंद होती है तो ये ऐसे बंद हो जाती है। ये पहले ऐसे स्क्वीज करते हैं, तो यहाँ पे जब राइट एट्रियम स्क्वीज करता है तो यहाँ पे ये ऐसे ओपन हो जाती है और ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट जो वेंट्रिकल है वहां पे ब्लड आने के बाद जो हार्ट का जो पोर्शन है ये अपने आप को स्क्वीज करता है और ये ऐसे बंद हो जाते हैं, और आवाज आती है यहाँ पे बंद होने की, जैसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है, लब। तो जो साउंड आता है, फर्स्ट साउंड हमें लब साउंड जो आता है वो यहां से आता है जब ये बंद होता है, लब लब लब। यहां पर जब ब्लड आ जाता है और जब हार्ट अपने यहां पे स्क्वीज करता है तो यहां पर जो ब्लड था वो ब्लड अब ऊपर जाता है। ऊपर जाने के लिए तो बंद हो चुके हैं, तो यहां पे उसको रास्ता मिलेगा नहीं। ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो गए हैं, यहां पे ऐसे बंद हो गए हैं। तो ये ब्लड क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू यहां से ट्रेवल करता है और ये लंग्स की तरफ जाता है। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग, ये लंग्स की तरफ ट्रेवल करेंगे राइट साइड से और ये लेफ्ट साइड से। तो यहां से ब्लड जाएगा और लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगा। वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा और वहां से ऑक्सीजन कलेक्ट करेगा, और ऑक्सीजन कलेक्ट करके ब्लड प्योर हो जाता है। तो जो प्योर ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड था हमारा, जो सुपीरियर वेना कुआ से आया राइट एट्रियम में, इन्फेरियर वेना कुआ से आया वो भी राइट एट्रियम में, सारा यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ। यहां से फिर वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में ये वाल बंद हो गए, हार्ट ने अपने आप को स्क्वीज किया, तो ये सारा ब्लड यहां से आपका पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में गया। लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड हम जो बोलते हैं वो गया जिसमें ऑक्सीजन कम थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां से उसने ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन लेकर के वो यहां पल्मोनरी जो वेन्स है उसके रास्ते लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है।
यहाँ से वो एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ पर क्या होगा, जब लेफ्ट एट्रियम में वो आता है तो यहाँ से वो ये जो बाइकस्पिड वाल है यहाँ से इसके थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो हार्ट जब अपने आप को स्क्वीज करता है तो यहाँ से बाइकस्पिड वाल बंद हो जाती है, जिससे जो हार्ट का सेकंड साउंड आपको सुनाई देता है। तो हार्ट की जो धक धक आपको सुनाई देती है, लब डब लब डब लब डब, यहाँ पे ये इतनी आसानी से धीरे धीरे प्रोसेस नहीं होता है। तुरंत हार्ट स्क्वीज करता है, यहाँ पे ब्लड पहुंच जाता है लंग से, वहां से तुरंत आता है, यहाँ पे आता है, और जब ब्लड यहाँ पे पहुंच जाता है नीचे, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद हार्ट जब स्क्वीज करता है तो यहाँ पे आयोटा के थ्रू यहाँ से जाता है, और सेम टाइम पे ये बंद हो जाते हैं। जब यहाँ पे एंटर करेगा और स्क्वीज करेंगे तो ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे नहीं चलता है, ये बहुत ही स्पीड में चलता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। यहाँ से स्क्वीज किया, बंद हुए, यहाँ से तुरंत ब्लड आता है, ये बंद होता है, ब्लड वहां चले जाता है, तो तुरंत ऐसे ये चलता रहता है। तो और आपको साउंड सुनाई देती है, फर्स्ट साउंड यहाँ से, सेकेंड साउंड यहाँ से। अब इसके आगे हम समझते हैं कि क्या होगा। अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है और यहां से हार्ट अपने आप को स्क्वीज करता है, ये बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं और ब्लड को ऊपर जाने का कहीं रास्ता नहीं मिलता है, वो आयोटा के थ्रू यहां ट्रेवल करता है और यहां से हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। यहां पर 3 इसकी ओपनिंग है, जो कि ये राइट साइड को ब्लड सप्लाई करता है, जो अपर बॉडी है, ये अपर बॉडी की लेफ्ट साइड को सप्लाई करता है, और ये ब्रेन में चला जाता है ऊपर। इसके बाद ये जो हमारी हार्ट के बैक साइड से नीचे जो जाता है पोर्शन, ये जो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट है, वहां पर जो लोअर बॉडी है उसको ये ब्लड सप्लाई करता है। अब इनका जो कलर होता है, ये इधर ब्लू और इधर जो रेड, जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्यों दिखाते हैं, उसका रीजन मैं अभी आपको बता देता हूं। क्योंकि ये पोर्शन है, यहां पे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजन मीन्स इम्प्योर ब्लड। जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है या बहुत ही कम होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लू दिखाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ब्लड जो पल्मोनरी वेन्स हैं, यहाँ से जब एंटर करता है तो वो रेड दिखाते हैं, क्योंकि वो प्योर ब्लड है, उसके पास ऑक्सीजन है। तो इसका एक क्विक समरी करते हैं एक बार। ये आपका हार्ट हो गया, ये हार्ट की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। सबसे पहले जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बॉडी में ब्लड कैसे ट्रेवल करता है। बट जब ब्लड एक्सचेंज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस आता है, तो जो वहां पर सेल्स हैं उन सबको न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे करके और एक्सचेंज करके जो वास्ट प्रोडक्ट सब वापस लेने के आने के बाद जब एट लास्ट वो हार्ट की तरफ आता है, तब वो यहाँ पर इंफीरियर वेना कुआ और अपर बॉडी एट्रियम में एंटर करता है। राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पर ऐसे नोड की वजह से अपना जो हार्ट है वो अपने आप को स्क्वीज करता है और यहाँ पर नीचे वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वाल बंद हो जाती है, जिससे ब्लड ऊपर नहीं जा पाता और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये लंग्स में जाता है,
प्योर होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। और यहाँ पे जो बंद होता है उसकी वजह से आपको हार्ट की फर्स्ट साउंड सुनाई देती है। इसके बाद ब्लड प्योर होके लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। और उसके बाद यहाँ से जब हार्ट स्क्वीज करता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है और यहाँ पर ये बंद हो जाता है बाइकस्पिड वाल्व। और ब्लड जब यहाँ पर हार्ट अपने आप को स्क्वीज करता है तो ये इसको ऊपर जाने का रास्ता मिलता नहीं और ये आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, वहां पर के जाता है ये। तो यहाँ पर राइट साइड में बॉडी के अपर पार्ट का जो राइट साइड है वहां पर, और ये बॉडी के जो अपर लेफ्ट साइड है वहां पर, और ये ब्रेन की तरफ ट्रेवल करता है और यहाँ से पूरा लोअर बॉडी में ये ब्लड सप्लाई करता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये जो थिन साइड दिखाई गई है और यहाँ पर ये जो थोड़ी सी थिक साइड दिखाई गई है। इसका रीजन ये है कि ये जो मसल्स है वो थोड़ा वीक मसल्स है, इन मसल्स से, जो हार्ट की ये मसल्स हैं उनसे वीक है। यहाँ पर जो मसल है जो स्क्वीज करती है अपने आप को, उनको सिर्फ ब्लड को लंग्स तक ही पहुंचाना होता है, इसलिए इनको कम मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इनकी जो मसल्स है वो थोड़ा वीक है, कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी इनसे फुलफिल हो जाती है। और ये जो मसल्स हैं इनको पूरी बॉडी को यहाँ पर से ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, पूरी बॉडी को, पूरी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, राइट लेफ्ट सब जगह सप्लाई करना पड़ता है। इसलिए ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं यहाँ से, तो इसीलिए इनको यहाँ पर हैवी दिखाया गया है और इनको थोड़ा वीक दिखाया गया है। अब एक्सरसाइज की बात आए तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और जो कार्डियक आउटपुट होता है वो यहां पर आता है। यहां पर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका हार्ट यहां पर जो स्क्वीज करता है, अगर वो ज्यादा ताकत से स्क्वीज करेगा तो क्या होगा कि ज्यादा ब्लड आपका लंग्स की तरफ जाएगा। जैसे आप कोई बोतल लेते हो और उस बोतल को आप क्रश करते हो, स्क्वीज करते हो उसको, और उसमें पानी उसमें जो वाटर है वो फिल है, तो वो कुछ पानी वाटर बोतल के अंदर रह जाता है और बाकी बाहर निकलता है। अगर आप उसको ज्यादा प्रेशर से करोगे तो वो ज्यादा वाटर को बाहर निकालेगा। सेम ऐसे ही अगर हार्ट का ये पोर्शन अपने आप को ज्यादा ताकत से स्क्वीज करेंगे तो ज्यादा ब्लड जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो हार्ट है वो ज्यादा ब्लड को लंग्स तक लेके जा पाएगा, वहां पर ज्यादा ब्लड प्योर होगा, ज्यादा ऑक्सीजनेट ब्लड मिलेगा वहां पे। और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर ज्यादा स्क्वीज करता है, ज्यादा और ज्यादा पावर से स्क्वीज करेगा तो क्या होगा कि पूरी बॉडी में ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी और अच्छे से होगी। यहां पर कम ब्लड बचेगा, पूरा ज्यादा ब्लड यहां से ट्रेवल करेगा आयोटा के थ्रू। ज्यादा जब ट्रेवल करेगा तो वो बाकी पूरी बॉडी में सब सेल्स में, यहां से अपर बॉडी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लोअर बॉडी, सब जगह जो ब्लड है वो जाएगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बाकी सेल्स तक पहुंच पाएंगे और वो ज्यादा हेल्दी रहेंगे। तो जब एक्सरसाइज हम करते हैं, जब कार्डियो एक्सरसाइज हम करते हैं तो उससे हमारी ये मसल्स स्ट्रोंग होती है, जिनका फायदा ये होता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक रूम में पानी भरा हुआ है, फुल वाटर से वो भरा हुआ है रूम, और आपको उसको खाली करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप ज्यादा हैवी बकेट्स नहीं उठा सकते हो तो आप क्या करोगे? आप दो हल्की बकेट लेंगे या फिर एक हल्की बकेट लेंगे और वहां से रूम के अंदर से उसको भर भर के आप बाहर आएंगे, गिराएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर गिराएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर बाहर गिराएंगे। और अगर इसके अपोजिट कोई स्ट्रोंग अगर पर्सन है, कोई ज्यादा ताकतवर पर्सन है, तो वो क्या करेगा? वो दो बड़ी बकेट लेके आएगा
और उनको वो ज़्यादा जल्दी भर पाएगा और ज़्यादा जो पानी है वो बाहर फेंक पाएगा और ज़्यादा तेज़ फेंक पाएगा। उसको ज़्यादा ट्रेवल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अंदर से खड़ा होकर के ही उनको बाहर फेंक देगा और इससे वो ज़्यादा जल्दी और बिना ज़्यादा थके हुए ही वो आसानी से इस काम को कर लेगा। सेम ऐसे ही आपका हार्ट भी काम करेगा। जैसे अगर आपका ब्लड, अगर हार्ट अच्छे से पंप करे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंप करे तो वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा ब्लड को ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा सेल्स तक पहुंचा पाएगा, जिससे वो ज़्यादा पूरी बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे। वही अगर कोई दूसरा कोई अनहेल्दी पर्सन है, कोई इनएक्टिव पर्सन है, एक्सरसाइज नहीं करता, अच्छी डाइट नहीं लेता, तो वो क्या करेंगे, उनका जो ब्लड है यहाँ पे जो हार्ट है वो कमज़ोर होता है और वो ज़्यादा पंप ही नहीं कर पाता, जिससे कि उसका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ठीक से नहीं पहुंच पाता, पूरी सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि उनकी सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं धीरे धीरे और इसलिए उनकी पूरी बॉडी की एफिशिएंसी भी कम होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हार्ट ने तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है या करता रहेगा और ये कंटिन्यूसली करता रहता है, बिना थके बिना हारे कंटिन्यूस ये काम करता रहता है। और हार्ट को खुद अपने आप को भी तो ब्लड सप्लाई करनी होती है, अपने आप को भी तो ब्लड सप्लाई करेगा तभी तो वो काम कर पाएगा। उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, ब्लड से ही मिलेंगे। तो उसको कहाँ से मिलते हैं, यहां पर कोरोनरी आर्टरीज, उसको कोरोनरी आर्टरीज से ब्लड सप्लाई होता है। राइट कोरोनरी आर्टरी से राइट साइड में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से लेफ्ट साइड में। कोरोनरी आर्टरीज ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड। तो जो कोरोनरी आर्टरी जो राइट साइड है वो राइट साइड का जो हार्ट है इसको सप्लाई करती है ब्लड और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड को हार्ट सप्लाई करती है। अब जो ये ब्लड वेसल्स है जिसके थ्रू हार्ट को ये ब्लड सप्लाई करती है उसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी के बारे में, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है जो पूरे हार्ट को सप्लाई करती है, ये ब्लड वेसल्स है और ये अपने आप को ब्रांच में डिवाइड करती है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई करती है वो इस टाइप से ब्रांचेज होती है और यहाँ से ब्लड आता है,
यहाँ पर सप्लाई करता है, सेल्स को देता है, यहाँ से आगे जाके सेल्स को देता है, और ये पूरे हार्ट को ऐसे ब्लड सप्लाई करता है ईच सेल को। अब आप जो खाना खाते हैं, अब आप जो कोई भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो सब ब्लड के थ्रू यहाँ पर इसमें एंटर करता है और सब जगह ट्रैवल करता है। और अगर ये मान लीजिए कि अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाला फूड ज़्यादा खाते हैं, ट्राइग्लिसराइड वाला जो फूड होता है जिसमें ट्रिग्लिसराइड बढ़ता है अपना, वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लेते हैं, तो इससे हमारा जो ब्लड वेसल है, यहाँ से जो ब्लड ट्रैवल करता है, उसमें ये साइड में जो वाल होती है, इन पर इकट्ठा होना वो स्टार्ट हो जाता है, और वो कहीं पे भी एक्यूमुलेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे ही होगा या यहाँ पे या यहाँ पे या कहीं पे। तो मान लीजिए कि आपका वो यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर साइड में वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे 2 साल, 5 साल, 10 साल में वो ज़्यादा बढ़ते हो जाता है, और जो ब्लड सप्लाई होती है वो बिल्कुल यहाँ से आगे जाकर कम होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो जो ब्लड है उसको जो जगह है वो नहीं मिलती आगे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो प्लेक जो होता है एक्यूमुलेशन हो गया है, जिसकी वजह से इसको जो रास्ता है, जो वे है, उसका ब्लॉक हो गया है। और जब ये ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है तो ये पोर्शन डेड हो जाता है, आगे यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर सेल्स को ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, और जो माइनर अटैक्स आते हैं वो इसकी वजह से आते हैं। तो आपने देखे होंगे अटैक 3 टाइप के होते हैं। माइनर, मेजर और मासिव। तो जो माइनर हार्ट अटैक होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लेक है वो एक्यूमुलेशन हो गया है, और यहाँ से आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है। तो यहाँ पर तो अगर ये 2-3 बार भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो यहाँ पर हो जाए तो यहाँ से नीचे पूरा ये डेड हो जाएगा। यहाँ भी सप्लाई बंद, यहाँ भी सप्लाई बंद, यहाँ भी और यहाँ पर भी। और अगर तो ये माइनर हो गया, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा मेजर हो गया। और मासिव क्या होगा, अगर आपका मान लीजिए यहीं पर ही ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाए, तो यहां पर अगर ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया तो फिर क्या होगा, ये तो पूरा ही डेड हो गया, ये तो पूरा ही डेड हो गया। यहां पर तो फिर इंस्टेंट आपकी डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्रेन में भी तो ब्लड जाता है, बट यहां पर तो सारी ही सप्लाई बंद हो गई, और जब तक आपको पता चलता है वो बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो चुका होता है। क्योंकि हम जब बैठे रहते हैं तो 10% की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम चलते हैं तो 20% की, और जब रनिंग करते हैं तो 30% की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हैं और बार बार में आपको पेन हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 70% ब्लॉकेज हो चुका है। और अगर आप चल भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 80% ब्लॉकेज हो चुका है। और अगर बैठने बैठे में भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, तो फिर वो क्रिटिकल है, वो ज्यादा ही ब्लॉकेज हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं इनको क्लीन रखना कितना जरूरी है। इनमें हमें प्लेक एक्यूमुलेशन नहीं होने देना है। यहाँ पर स्मूथली ब्लड
जाना चाहिए, जो ब्लड की सप्लाई है वो स्मूथली होनी चाहिए, ताकि वो ब्लड सप्लाई करे और बाकी जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचा पाए। अब आपको मैं ये बताता हूं कि जो ब्लड है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं। ये बात बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो यहाँ पर जो ब्लू पोर्शन है और जहाँ यहाँ पे जो रेड पोर्शन है वो जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। अब आप ये देखिए कि जो रेड कलर की जो जो ब्लू कलर की आपको दिखाई देती है, आपके जो रिस्ट वगैरह, रिस्ट में और बॉडी में जो नसें दिखाई देती है ब्लू कलर की, वो क्या होती है, वो वेन्स होती हैं। उनको मैं ब्लू कलर से लिखता हूं, वेन्स होती हैं। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। और जो ये वेन्स हो गई, और जो प्योर ब्लड कैरी करती हैं वो आर्टरीज हो गई। आर्टरीज, ये वेन्स हो गई, ये आर्टरीज हो गई। अब ये क्या करती है कि जो कैपिलरीज के थ्रू यहां पर ऐसे सेल्स तक ब्लड देती है, कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के थ्रू ये एक्सचेंज करती हैं, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, वास्ट प्रोडक्ट्स, ये सब इनसे एक्सचेंज कर लेती है, ले लेती है, और इनको प्योर ब्लड, इनसे वो इनको जो सेल्स हैं, जो सेल के अंदर क्या करते हैं, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है, वो उनको सप्लाई कर देती है। और उसके बाद जो वास्ट प्रोडक्ट हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब ये वेन्स कैरी करके और राइट एट्रियम में लेके आती हैं। और जो कैपिलरीज हैं और जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज है, इसीलिए आर्टरीज को रेड कलर से शो करते हैं और वेन्स को ब्लू कलर से शो करते हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं वो इनके बीच एक्सचेंज का काम करती है, जो इनके न्यूट्रिएंट्स को वहां पर सेल्स को देते हैं, और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वहां से, और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको ये कलेक्ट करती है और वापस राइट एट्रियम में जाती है। इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए ये जो कैपिलरीज और वेन्स है, मैं आपको एक ये यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपको अभी डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसमें आपको समझ में आया कि जो वेन्स हैं और जो आर्टरीज हैं, इनके बीच जो कैपिलरीज हैं वो कैसे एक्सचेंज करती है न्यूट्रिएंट्स का। वो न्यूट्रिएंट्स जो सेल को देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, वो सब लेकर के वेन्स कैरी करती है, वापिस जाती है राइट एट्रियम में। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब हम ब्लड के बारे में देखते हैं कि ब्लड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके अंदर क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में ट्रेवल कैसे करता है। तो जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स की हेल्प से हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है, जो कि मैंने बताया आपके कि ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरीज। जो हार्ट से ब्लड हमारी बॉडी में आता है वो आर्टरीज के थ्रू आता है, और जो हार्ट की तरफ जाता है वो वेन्स के थ्रू जाता है, और ये हमारी कैपिलरीज हैं। तो जो हार्ट की तरफ से ब्लड आता है
वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो हमारा ये आर्टरीज के थ्रू ट्रेवल करता है। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि जो आर्टरी है कोई एक आर्टरी ही डायरेक्टली हार्ट से ब्लड लेकर के बाकी सेल्स को वो ट्रांसफर कर देगी, ब्लड न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो उनको दे देगी, वहां तक पहुंचा देगी ब्लड को। बल्कि ये आर्टरी यहाँ पे ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं। जैसे ये ब्रांचेज अलग से डिवाइड होंगी, इनको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। और ये आर्ट्रियोल्स आगे जाकर के और जो फाइन ब्रांचेज हैं उसमें कन्वर्ट होती हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और ये कैपिलरीज ही हैं जो कि सेल्स को न्यूट्रिएंट्स उनको देती हैं, वहां से उनका जो बाकी ऑक्सीजन है वो सप्लाई करती हैं। और यहाँ से वो सप्लाई करने के बाद वहाँ से जो उनके वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास सेल्स के पास वो लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लेती है और वहाँ से जाकर के ये वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। जो कैपिलरीज है ये आगे बढ़कर वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती है और ये वेन्यूल्स ही वेन्स में के थ्रू उस डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, उसको हमारे हार्ट में राइट एट्रियम में लेकर के आते हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि जो ब्लड है वो कैसे ट्रेवल करता है। आर्टरीज से ब्लड आता है और वेन से ब्लड जाता है। यहाँ से प्योर ब्लड आता है, सेल्स को देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, वेन्यूल्स के थ्रू वेन्स में से होते हुए ये हमारा राइट एट्रियम में आता है। इस तरह से सेल्स को ब्लड जो ब्लड है वो सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और बाकी जो ऑक्सीजन एटसेट्रा है वो सप्लाई करते हैं। और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से जो निकली है सेल्स के अंदर से, उनको वेन्यूल्स के थ्रू, जो कि उनकी सब ब्रांचेज है वेन्स की, ये कंबाइन होकर वेन्स में पहुँचाते हैं और वहाँ से ये हमारा राइट एट्रियम में चला जाता है। तो अभी आपको ये पता चला कि जो ब्लड है वो ईच सेल, हर एक सेल के पास पहुंचता है हमारे जो आर्ट्रियोल्स है, कैपिलरीज हैं, उनके थ्रू। और वहां पे उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो जो ब्लड की वजह से ही मिलते हैं। जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वहां से वो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो सेल के जो हेल्दी रहते हैं। और अगर सेल हमारे हेल्दी रहेंगे तो हमारी ओवरऑल बॉडी भी हेल्दी रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से ही बनी हुई है। ये इनका एक लार्ज जो स्केल है वो ही हमारी बॉडी है। तो जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बॉडी के जो अपने सेल्स हैं उनके पास पहुंचेगा और वहां से जितना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट वहां से बाहर निकलेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई होगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलेगी। और ये अगर अच्छे से चलता रहेगा तो हमारे सेल हेल्दी रहेंगे और हम भी हेल्दी रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है, वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए। ब्लड, तो दोस्तों अभी हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। जो ब्लड होता है वो एक नॉर्मल तो दोस्तों जो ब्लड होता है वो नॉर्मली 5 to 6 लीटर तक एक हेल्दी पर्सन में होता है। लेडीज में ये थोड़ा ½ लीटर तक जेंट्स की कंपैरिजन में कम होता है। अब दोस्तों ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर 55%
प्लाज्मा होता है। - 55%, हाफ से ज्यादा। और 1% व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लस प्लेटलेट्स। होती है। और 44% इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम WBC बोलते हैं और रेड ब्लड सेल को RBC बोलते हैं। तो ब्लड के अंदर 3 ये कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा, जिसके अंदर ये बाकी ब्लड सेल्स अवेलेबल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स। तो इनका काम क्या है? अभी जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये लिक्विड जो फॉर्म होती है जो ब्लड की, वो प्लाज्मा की वजह से होती है और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर डिजोल्व होते हैं जो ब्लड के साथ सेल्स में जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं बॉडी में, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जो ब्लड हमारा जब खून बहता है तो उसको जो रोकने के लिए, ब्लड जो क्लोटिंग करने के लिए, वो ब्लड क्लोट करता है, कोई कुछ घाव वगैरह हो जाता है तो ये WBC और प्लेटलेट्स उसमें हेल्प करते हैं। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल जो होते हैं इनका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि जो लंग्स हैं, जो वहाँ से जब ये हमारा ब्लड जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के बाकी सेल्स तक पहुंचाना, ये इसका मेन काम होता है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे ट्रेवल करता है। इसके अंदर प्लाज्मा इसके अंदर होता है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स इनके अंदर रहती है। ये मैं थोड़ा अलग कलर करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो मेन रोल होता है, अपने जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में हर एक सेल को, पूरे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंस इसका आप समझ ही गए हैं कि सारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्लाज्मा के अंदर रहते हैं वो ब्लड इसके थ्रू सारा ट्रेवल होके सेल्स तक जाता है। वहाँ पर सेल्स में ये इनको डिलीवर करते हैं और वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वहाँ पर वो कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ है तो वहाँ पर उनको अपना अपना रोल ये जो अपना इनका काम रहता है उनके अगेंस्ट फाइट करने का, उनको कम करने का, ये सब वहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं। और वहाँ से जो इनके मेटाबॉलिक वास्ट होते हैं उनको ये कैरी करके वापस उनको डिस्पोज ऑफ करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका स्मूथ फ्लो, जो अच्छे से फ्लो इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि अगर ये अच्छे से फ्लो होता रहेगा तो आपके जो सेल्स हैं बॉडी के, उनके अंदर ये आसानी से अपना काम करेंगे और वहाँ तक इनको आसानी से पहुँचा पाएंगे। जैसे कि पाइप के अंदर से पानी जाता है, अगर उसके अंदर कुछ अंदर जमा हुआ कचरा वगैरह नहीं जमा हुआ है तो पानी आसानी से जाता है, वैसे ही इसके अंदर अगर कुछ कचरा नहीं जमा होगा तो ये आसानी से ही वहाँ पर जा सकता है और अपना काम कर सकता है। अब हम समझते हैं जो हमने पहले बात की थी कि अगर ब्लड वेसल के अंदर प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं तब इसमें क्या होता है। मान लीजिए धीरे धीरे आपकी जो, अगर आप ज़्यादा लिकर लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसमें फूड में ज़्यादा होता है वो लेते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो इन सब की वजह से जो आपके ब्लड के अंदर जो फैटी और ये सब प्लेक्स के जो हार्डन कर देते हैं इनको, तो वहाँ पर ये ऐसे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी जो ब्लड वेसल है, जो ये पाइप है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, यहां से जो ब्लड फ्लो करता है, तो वहां पर ये प्लेक इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और टाइम के साथ साथ ये बढ़ता रहता है। और इनके ऊपर एक कवर होता है और जब ये कवर इनका बस्ट हो जाता है तो ये इस टाइप से बाहर आ जाते हैं ऐसे। और ये जो अपनी रेड ब्लड सेल हैं उनका रास्ता यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है और वो यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो आगे नहीं जा पाते हैं। जिसकी वजह से आपका आगे सेल तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और सेल तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स हैं, वो अगर वहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे तो वहाँ पर कुछ ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। अगर कुछ ब्लड वहाँ से निकलेगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से ले जाकर वो जो लंग से ऑक्सीजन लेकर आए थे वहाँ पर वो ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही ये सारे काम हैम्पर हो जाएंगे और वो लगभग डेड सेल ही हो जाते हैं वहाँ पर। और अब आप ये देखिए कि ये वेसल कौन सी सेल्स को कहाँ पर, किस टिश्यू में कहाँ पर अपना काम कर रही है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर ये बिल्कुल अगर ऐसे ब्लॉक हो गया तो वहाँ पर, जैसे अगर ब्रेन में है तो जो वेसल्स ब्रेन की तरफ लेके जाती है, तो अगर वहाँ पर ये ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्रेन तक तो थोड़ी देर में ही किसी की भी डेथ हो सकती है अगर वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो या ना पहुँचे, ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड ना पहुँचे, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन होती है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन वहाँ पर जाती है। तो ब्रेन को अगर थोड़ी सी देर के लिए अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली तो वो तुरंत ही डेड हो जाता है और किसी की भी मौत हो सकती है तुरंत, इंस्टेंट। तो दोस्तों इसीलिए ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम एक छोटा सा इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं, पूरा जो भी हमने अभी तक देखा है उसका, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इन सबको रोकने के लिए हम क्या करना चाहिए। एक्चुअली आप इसका जब क्विक रिव्यू आप करेंगे, क्विक एक बार आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि ये सब किस वजह से होता है। और एक बार वजह पता चल गई तो वजह को खत्म करना बहुत ही आसान होता है। उन चीजों को रोक देना है, कम कर देना है जिनकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर ये गलत हो रहा है तो आप उनको ठीक कर लेंगे ऑटोमेटिक। क्या होना चाहिए अगर पता है तो आपको ये ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि क्या नहीं होना चाहिए। तो अभी हम एक दोबारा इसका क्विक रिव्यू करेंगे और वहां पर हमें देखेंगे कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए इनको सबको हेल्दी रखने के लिए। इससे हम ऑटोमेटिक पता कर पाएंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, अपर कंपार्टमेंट और ये लोअर चैम्बर।
यहाँ पर राइट साइड में है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम। ये वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे वाले पोर्शन, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ब्लड, इम्प्योर ब्लड, अब आप समझ गए होंगे इम्प्योर ब्लड बोलने से मेरा मतलब क्या है, कि जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जो यूज हो गई है सेल्स के पास, तो हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलेंगे। तो वो क्या होगा कि जो इंफीरियर वेना कुआ है वहां से एंटर होगा, और ये जो ब्लड है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से आया है और ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी से आएगा। और ये ब्लड सारा यहाँ पर सुपीरियर वेना कुआ से होते हुए, और ये जो लोअर बॉडी है वहां से इंफीरियर वेना कुआ से होते हुए आपका राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम से आपका ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ पर जो हार्ट होता है वो अपने आप को स्क्वीज करेगा, जिसकी वजह से ये ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट बीट का फर्स्ट साउंड आता है वो यहाँ से आता है। और यहाँ पर ब्लड को ऊपर जाने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से ट्रेवल करते हुए लंग्स में जाता है। ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग की तरफ जाएगा। वहां पर ब्लड, अब मैंने आपको बताया कि जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी का काम करते हैं। तो वहां से वो ऑक्सीजन कैरी करेंगे ब्लड के थ्रू, और वहां से ट्रेवल करके ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में आ जाएंगे। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये बाइकस्पिड वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे। यहाँ से हार्ट अपने आप को स्क्वीज करेगा और आयोटा के थ्रू ये अपर बॉडी में, अपर बॉडी के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में और अपर आपके ब्रेन साइड में यहाँ से ब्लड जाएगा, और नीचे आयोटा के थ्रू पीछे से जो हार्ट के यहाँ से आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरी होता है ये ब्लड को बाहर लेके जाता है हार्ट से, तो ये क्या हो गई, एक आर्टरी हो गई। वेन्स क्या होती हैं, ये अंदर लेके आती हैं जो इन होती है, और आर्टरीज क्या होती है जो बाहर लेके जाती है फ्रॉम दी हार्ट। तो अब इसके बाद ये जो हार्ट की जो मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, क्योंकि इनको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, इसलिए इनको ज्यादा पंप करके ज्यादा ताकत की जरूरत होती है पंप करने के लिए, इसलिए इनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत होती है। इन मसल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको सिर्फ यहां से स्क्वीज होकर के लंग्स तक ही ब्लड पहुंचाना होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेप्टम के बारे में। सेप्टम जो इनको सेपरेट करता है वाल को, वो सेप्टम होता है। अभी इसके साथ साथ कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती है, जो आर्टरी, वो कोरोनरी आर्टरी होती है। यहाँ से ये राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, ये हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करती है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्यों जरूरी है जो आपकी ये वेसल्स हैं, जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड वेसल है, इनको क्लीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लीन नहीं होंगी, अगर इनके अंदर यहाँ प्लेक अगर डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड यहाँ पर आसानी से नहीं जाएगा, वो रुकावट करेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक, मासिव हार्ट अटैक। माइनर में क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर हुआ है तो थोड़ा पार्ट ही डैमेज होता है, और मेजर में क्या होता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डैमेज होता है, यहाँ पर भी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, यहाँ पर भी, नीचे पूरा एरिया में। और मासिव में क्या होता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है आपका, तो नीचे पूरा सब जगह यहाँ पर इनकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, और जिससे कि हार्ट पूरी बॉडी को जो सप्लाई करता है वो हैम्पर होगी, और ब्रेन को अगर नहीं मिलता है ब्लड तो क्या होगा, तुरंत ही डेथ हो सकती है। बाकी इसके साथ साथ हमने ये देखा कि इसका जो कलर होता है वो ब्लू और रेड क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए उनको इम्प्योर कलर को डिवाइड करने के लिए हम इनको ब्लू कलर में दिखाते हैं। और जो वेन्स होती हैं वो ब्लू कलर की होती है, आपने देखा भी होगा, आपके जब रिस्ट वगैरह में आपको दिख जाती है, अगर उनको टाइट करते हैं तो वहां पर दिख जाती है कि वो ब्लू कलर की होती है। और जो आर्टरीज होती हैं उनको हमने, ये जो आर्टरीज हैं इनको हमने
जो होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, इसलिए उनको हम अलग से दिखाते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपलरीज। जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती है वो जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसको कैरी करती हैं, और जो कैपलरीज होती हैं ये सेल्स तक उनको जो ब्लड का पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि आर्टरीज डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंचा सकती है ब्लड, उनको इसके लिए बहुत ही पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है आर्टरीज आगे जाने के बाद, बिल्कुल पतली पतली। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मेन आर्टरी आती है और उसके बाद फिर वो आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये आर्ट्रियोल हो गया, ये आर्ट्रियोल हो गया, और आर्ट्रियोल के बाद वो कैपलरीज में आगे जो और भी बारीक बिल्कुल पतली पाइप के रूप में आगे जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार किसी की आंखें लाल हो जाती है तो वहां पर आपकी बिल्कुल पतली पतली लाइनें दिखाई देती है, तो वो ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर से ब्लड कैरी होता है, ब्लड ट्रेवल होता है। तो बिल्कुल पतली पतली लाइनें होती है, ये बिल्कुल पतली पतली पाइप होती है। और यहाँ पर कैपलरीज जो सेल होते हैं उन सेल्स को जो ब्लड देती है, जिससे कि सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, ऑक्सीजन पहुंचती है। वहां से फिर क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक वास्ट होते हैं वो यहाँ से इनको एक्सचेंज करते हैं, वहां पर न्यूट्रिएंट्स देने के बाद ये उनको वहां से जो मेटाबॉलिक वास्ट है और उसके कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से कैरी करते हैं, और वहां से ले जाकर वेन्यूल्स के थ्रू, ये जैसे ही आर्टरी होती है तो आर्ट्रियोल्स होता है, ऐसे ही वेन्स के साथ ये वेन्यूल्स होते हैं, और ये इनकी सब ब्रांच होती है वेन्स की। तो यहाँ से ये कैपलरीज वेन्यूल्स में कन्वर्ट होकर के वेन्स पूरी एक मर्ज होती है अपनी वेन्स में, जो इसका मेजर जो पार्ट है जहाँ से ये ब्रांच निकली थी, उसके बाद ये वेन्स के थ्रू होते हुए वापिस पहुंच जाती है आपके राइट एट्रियम में, और यहाँ से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर लंग्स में, वहां से फिर ये ऑक्सीजन लेकर के वापस आपकी पल्मोनरी वेन्स में जाती है, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से फिर आयोटा में, और फिर आपकी अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में, सब जगह सप्लाई हो जाता है। अब इनके अंदर जो ब्लड ट्रेवल करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी 5 to 6 लीटर एक हेल्दी मैन में होता है, हेल्दी जो पर्सन होता है मैन वोमेन, उसके अंदर 5 to 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है। लेडीज के अंदर थोड़ा कम रहता है, ½ लीटर एज कम्पेयर टू मेंस। और जो ब्लड होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल। ये सब प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होते हैं। 55% आपका प्लाज्मा होता है, 1% आपका व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं, 44% आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इनका जो मेन काम है, जो प्लाज्मा है वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे वो कैरी करने का काम होता है। ये ट्रैवल के जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है ये प्लाज्मा होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इसी के अंदर होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, व्हाइट ब्लड सेल ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट और जो आपकी कुछ बीमारी होती है तो उनके अगेंस्ट में ये इन्फेक्शंस और उनके अगेंस्ट में ये लड़ने का काम करता है। और प्लेटलेट्स आपका जो ब्लड क्लोटिंग है उसमें हेल्प करता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इसका जो मेन रोल होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करना है लंग से, और बाकी जो सेल्स हैं बॉडी के अदर पार्ट्स है वहां पर ये ट्रेवल करता है। ये जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर ही ऐसे व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल होते हैं, और इनका स्मूथ फंक्शन बहुत जरूरी है, इनको स्मूथ ट्रेवल बहुत जरूरी है ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर आपके अनहेल्दी जो फूड हैं उनके और इनएक्टिविटी के कारण अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनकी वजह से क्या होगा कि ये ब्लॉकेज हो जाएगा और यहाँ पर अच्छे से ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। आपकी ये जो पाइप है, जो ब्लड वेसल है, इसके अंदर से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर ये ब्लॉकेज हो जाएगा, जिस वजह से न्यूट्रिएंट्स आगे नहीं जा पाएंगे, ब्लड आगे नहीं जा पाएगा और उन सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पर ये रिक्वायर्ड होते हैं। और वो कोई भी ब्लड वेसल हो सकता है जहां पर ब्लॉकेज आ सकता है, और वो
इम्पोर्टेंस उस सेल की क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाया था कि अगर ब्रेन के अंदर ये जाता है और वहाँ पर ये जो आपकी जो ब्लड वेसल्स जो ब्रेन को ब्लड पहुँचाते हैं वहाँ पर ब्लॉकेज हो गया और ब्लड उनको नहीं मिलता है ब्रेन को, तो वहाँ पर ज़्यादा देर अगर होने पर अगर उनको नहीं मिला ब्लड और ब्लॉकेज ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ पर इंस्टेंट डेथ हो सकती है। तो इसलिए अब हमें ये पता चल गया है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और हमें क्या पता चला कि जो ये हमारी मसल है, हार्ट की मसल्स, ये मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर मजबूत होंगी तो ज़्यादा ब्लड ये बाहर निकाल पाएंगी और जिससे कि ज़्यादा ब्लड सेल्स तक पहुंचेगा और ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, ये जो मेटाबॉलिक वास्ट है, वो वहाँ से सेल के अंदर से ट्रांसपोर्ट होंगे ब्लड से और वापस वो लंग्स में आएंगे और उनका जो वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ऑक्सीजन लेंगे, जिसकी वजह से पूरे सेल्स अच्छे से अपना फंक्शन कर पाएंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि एक्सरसाइज जरूरी है और हेल्दी डाइट भी जरूरी है। एक्सरसाइज किस लिए जरूरी है, मसल्स के लिए, उनको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए। और डाइट हमें किस लिए जरूरी है, ताकि वहाँ पर ये प्लेक इकट्ठा ना हो और ब्लड वेसल अपनी आराम से काम करें। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल भी दिया था कि जो 4 व्हीलर होते हैं, गाड़ी होती है, 2 व्हीलर होते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ का जो इंजन होता है, तो इंजन में कचरा अगर फंस जाता है तो वो कितना ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो सेम अपना हार्ट के साथ भी ऐसा ही है। हमें इसके अंदर जो फ्यूल है अपना, जो ऑयल हम खाते हैं वो उसमें चाहिए, और जो हमें स्मोकिंग कम करनी चाहिए। लिकर से भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसके साथ हम लिकर लेते हैं, ड्रिंक लेते हैं, उसके साथ जो हम नमकीन वगैरह जो भी स्नैक्स लेते हैं वो इतने ज़्यादा ऑयली और इतने सैचुरेटेड फैट इतना ज़्यादा रहता है उसमें, जिसकी वजह से वो प्लेक यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए हमें उनसे दूर रहना है और एक्सरसाइज करनी है। अब जनरल हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हेल्दी डाइट। दूसरा एक्सरसाइज। तीसरा सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना है। कोलेस्ट्रॉल को कम रखना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उस पर गलत इसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो कैपिलरीज हैं वो बस्ट होने का चांसेस रहता है। क्योंकि ज़्यादा जो प्रेशर से अगर ब्लड ट्रेवल करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, जिनकी वजह से वो फटने का उनका चांसेस रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी आंखों मतलब लाल हो जाती हैं बिल्कुल, और वो उनकी जो आपको लाइनें दिखाई देने लगती है, तो वो वहाँ पर इसी वजह से होता है। इसके बाद हमें ओबेसिटी को कंट्रोल करना है। ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे तब हमारे जो फैटी डिपॉजिट्स हैं वो कम होंगे, और जिसकी वजह से ये साइड में जो वॉल्स में जो इकट्ठा होते हैं वो कम इकट्ठा होंगे अगर हम ओबेसिटी पर कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा हमें एक्टिव रहना चाहिए। अगर हम इनएक्टिव रहेंगे तो जो हमारे सेल्स होते हैं वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं, और फिर वो रजिस्ट करते हैं बॉडी से। जब हम कुछ भी जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं तो वो रजिस्ट करते हैं वहाँ पर उनको यूज करने के लिए। तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव रहने चाहिए, और हमें कम से कम दिन में 35 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए। 150 मिनट पर वीक मॉडरेट। या अगर आप विगोरियस
75 मिनट पर वीक विगोरियस इंटेंसिटी की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए 75 मिनट तक। आप पर डे अगर या तो 35 मिनट 30 से 35 मिनट तक आप वर्कआउट कीजिए मॉडरेट इंटेंसिटी में, और या फिर आप 15 से 25 मिनट का आप कीजिए विगोरियस इंटेंसिटी का वर्कआउट। इसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट लेनी है, जिससे कि आप अगर डेली भी थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करेंगे और अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आएंगे, उसको ट्राई करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो, इन सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। मेन जो बीमारी होती है वो यहीं से ही स्टार्ट होती है, हेल्दी डाइट ना लेने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, और ये फास्ट फूड, कोलेस्ट्रॉल, आप स्ट्रेस लेते हैं, इनकी वजह से ही ये होती है। तो अगर आप दिन में थोड़ा भी वर्कआउट करते हो 30 से 35 मिनट का, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है इसमें। आप अपने जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको बिल्कुल क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। मसल्स को स्ट्रोंग रखने के लिए थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए। अगर आप कार्डियक मसल्स हैं जो, उनको आप स्ट्रोंग रखने के लिए आप जो कार्डियो एक्सरसाइज होती है, जो रनिंग वगैरह होती है, आप जो रिदमिक एक फेज में होती है, कंटिन्यूअस रिदमिक फेज में, वो आप करें। कम से कम वो 25 से 30-35 मिनट तक आप वो डेली करें, तो इससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा यूज करें, क्योंकि वेजिटेबल्स में क्या होता है कि उनके अंदर जो फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो कैलोरीज उनके अंदर ना के बराबर ही होती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी जो मेटाबॉलिक वास्ट है उनको बॉडी से, क्योंकि वेजिटेबल्स डाइजेस्ट होती नहीं हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो वो अपने साथ जितने भी मेटाबॉलिक वास्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकाल देंगे। अगर वो बाहर निकल जाते हैं तो आपके बॉडी में वो रहेंगे नहीं, और नहीं रहेंगे तो वो जैसे वही है कि डस्टबिन के अंदर सामान जैसे कूड़ा पड़ा रहता है और उसके बाद वो सड़ता रहता है, तो ऐसा आपकी बॉडी में वो नहीं होगा। और ज़्यादा वेजिटेबल्स आप लेंगे तो वो आपकी बॉडी में से जो मेटाबॉलिक वास्ट हैं उनको बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों, आपको वेजिटेबल्स पे ध्यान देना है, फास्ट फूड कम लेना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, और आपको एक्टिव रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। तो अगर आप ये 2-3 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत हद तक इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और आपको मैं ये जो एक्सरसाइज प्लान है वो आपको बताता ही रहता हूँ। डिटेल में मैं आपको इनके लिए अलग से प्रोग्राम बताऊंगा कि आपको जो हार्ट के लिए है वो क्या कर सकते हैं आप, तो उनका डिटेल में अलग से बताऊंगा। इस वीडियो में अगर मैं ये बताऊंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आपको मैं एक बता दूं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो मूवमेंट के लिए बनी है, ना कि वो बैठने के लिए। जितना ज़्यादा आप मूवमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ये आप मान लीजिए। क्योंकि जो भी बीमारियां जिसको भी होती है, आपने देखा होगा कि उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसको हम बोलते हैं सेडेंटरी एक्टिविटीज का मतलब लोग 30-35 मिनट भी वर्कआउट पूरे दिन में नहीं करते हैं, टीवी देखते रहते हैं। वो लोग जो बेड पर लेटे रहते हैं वो सेडेंटरी में आते हैं। तो आपको ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़नी पड़ेगी, तभी आप बाकी बीमारियों से भी बच सकते हैं। नहीं तो आपको इसके साथ साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां आपको इनके साथ ही मिलेंगी। इसके साथ और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम लेकर आपको डराना नहीं चाहता। तो आपकी ये जो स्टार्ट होता है बीमारियों का, वो सबसे पहले आपकी जो बैड हैबिट है, जो इनएक्टिविटी है, जो आप एक्टिव नहीं होते हो पूरे दिन, उसकी वजह से होता है। उसके बाद आप ये स्मोकिंग करना और
ये जो ड्रिंक करना, रात भर लेट कर टीवी देखते रहना, दिन भर टीवी देखते रहना, सोफे पर पड़े रहना, मतलब ये है कि जो लाइफस्टाइल है जिसमें कि आप सिर्फ उंगलियों से ज़्यादा काम करते हो, जैसे फ़ोन पर, लैपटॉप पर बैठ कर, लेट कर, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप आजकल देख रहे हो कि कितने ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये बात कोई डॉक्टर आपको बताएगा नहीं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि आप इन सब से, अपने जो हार्ट की बीमारियां हैं उनसे आप दूर हो, क्योंकि एक बीमारी के लगने के बाद आपको बहुत सारी बीमारियां होती है और हर बीमारी के लिए अलग से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। मैं ये नहीं बोलता कि सारे डॉक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं जो ये सब एजुकेट करते रहते हैं, बट कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो आपको ये बातें नहीं बताएंगे। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ ही गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप एक बीमारी लेकर जाते हो और वहाँ से 10 टेस्ट आप करवा करके आते हो, और फिर आपको जो बीमारी थी उसका टेस्ट तो चलता ही है, उसकी तो आपको जो मेडिसिन है वो चलती है, साथ में 2 आपको बीमारियाँ और अब वहाँ से गिफ्ट में मिल जाती हैं। तो अगर आप इनसे दूर रहना चाहते हो तो आप इनको, आपको जो आपको ये मैंने बातें बताई है, इन पर आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। और एक्सरसाइज वर्कआउट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको जिम में जाना जरूरी है या फिर कल से आप रनिंग ही करना स्टार्ट कर दोगे। आप धीरे धीरे अपने जो घर से ही स्टार्ट कर सकते हो, अपने किचन से ही स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर आप अपनी जो एक प्लेट होती है, वहाँ पर उस प्लेट में आप देखिए कि क्या क्या कौन सी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग है, क्या उसमें वेजिटेबल्स है, क्या उसके अंदर ज़्यादा ऑयली है तो आप उनको, वेजिटेबल कम है तो उनको वेजिटेबल की को इंक्रीज कर दीजिए। ऑयल अगर किसी में ज़्यादा है तो उसको 1 स्पून 2 स्पून पहले धीरे धीरे कम कर दीजिए। तो ऐसे कर करके आप आसानी से इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। ये नहीं है कि आप एक ही दिन में ये सब कर लेंगे, ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये लाइफस्टाइल चेंजिंग बिहेवियर होता है, आपको अपना बिहेवियर चेंज करना होता है। ये नहीं कि कल से जाकर जिम ही कर रहे हैं बाकी आपका सेम सब कुछ चल रहा है। आपको अपना बिहेवियर, जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करना है, तभी आप ये सब कर पाएंगे। और इन सब से आप जो हार्ट अटैक होते हैं आप उनसे भी बच पाएंगे, क्योंकि जब ब्लॉकेज ही नहीं होगा तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और काफ़ी आप हेल्दी और लॉन्ग हेल्दी लाइफ बिना किसी पेन के आप आगे जी सकते हैं आराम से। नहीं, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका जो लाइफ है वो काफ़ी पेनफुल हो जाएगी और आप सिर्फ मेडिसिन ही लेते रह जाएंगे, परेशान ही होते रह जाएंगे। और आप एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाएं जो कि जैसे वॉकिंग ही करना स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर 4-5 फ्रेंड से मिल करके कि आप वॉकिंग करना है, ताकि वो बंदे आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि अगर आपका मूड आज नहीं है जाने के लिए तो वो दूसरे वाले बंदे आपको बताएंगे कि चलो भाई चलना है, आज आपको करना है। हो सकता है कोई दूसरा डाउन हो जाए तो आप उसको मोटिवेट करेंगे। और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे ग्रुप्स को उनसे आप दूर रहें। जो एक्सरसाइज की तरफ उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है उनसे आप दूर रहें। और अपना जो फ्रेंड सर्कल है उनको, जो हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं और जो एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, उनको आप इंक्रीज करें। ऐसे लोगों के साथ आप अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाएं, तभी आप डे टू डे आप उनमें कर पाएंगे। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो जो करता है उसको वो काम ज़्यादा ही लगता है, डबल ही लगता है, वो अपनी मेहनत उसको डबल ही लगती है। तो अगर आप अकेले स्टार्ट करेंगे तो उसमें होगा क्या कि आपको कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, और आप वहाँ से क्विट कर देंगे। बट आप अगर एक टीम में करेंगे तो टीम में क्या होगा कि आपको वहाँ पर ये पता चलेगा कि आप ये तो सब लोग ही कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। और एक जो ट्रेनर की अगर देख रेख में अगर आप करेंगे तो वहाँ पर ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि वहाँ पर बेनिफिट्स ज़्यादा आपको मिलते हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा मोटिवेशनल और ज़्यादा अच्छी गाइडेंस में आपका जो गोल होते हैं उसको अचीव करने में आपको आसानी रहती है, और बेहतर और अच्छे तरीके से जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, हम इसके फंक्शन को एनहेंस करने के लिए उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। आपको ब्लड के बारे में पता चला होगा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा कितने इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हर सेल तक पहुंचने के लिए, और कि ये कितनी ज़्यादा मतलब काम इनको करना पड़ता है, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी है हमारी सेल्स के लिए, बॉडी के लिए। और आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो अपनी कोरोनरी आर्टरीज है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी बॉडी के लिए। जो हमारी लाइफ स्पैन है वो उसी पर ही डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा हेल्दी होंगी उतनी ज़्यादा वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़रूर आप दिखाएंगे, अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएंगे, ताकि उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम, उनको थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया जा सके। उनके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कम किया जा सकता है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को, इसके जो एक्सरसाइज हैं और जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वजह से। तो दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।